नमस्कार साथियों, स्टेट सफलता के इस एपिसोड में मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय ने, एक फैसले ने पीएम मोदी के पैरों तले के जमीन को ही हिला कर रख दिया। चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 के भीतर जब फाइनेंस मिनिस्टर थे देश में अरुण जेटली, उस समय चुनावी बॉन्ड या फिर कहे इलेक्टोरल बॉन्ड के एक्ट को लेकर के पीएम मोदी सरकार आई थी लेकर के, और उसके भीतर ये बात तय की गई थी कि कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी व्यक्ति या कोई अन्य जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकता है, लेकिन उसका नाम देश के सामने उजागर नहीं होगा, यानी ये कहे कि वो एक्सपोज नहीं होगा, उसकी जानकारी को गुप्त रख ली जाएगी। अब इस पे लंबे समय तक लगातार सवाल होते रहेंगे। सवाल इसलिए भी हो रहे थे क्योंकि जो कॉर्पोरेट चंदा होता है उसका 60, 70, 80% हिस्सा केवल एक पॉलिटिकल पार्टी के बैंक अकाउंट में जा रहा था, वो केवल भारतीय जनता पार्टी होते हैं। कांग्रेस पार्टी को तो 10% के आसपास ही चंदा मिल रहा था। बीएसपी लेफ्ट जैसे पॉलिटिकल पार्टी को तो कोई चंदा ही नहीं मिला था। लेकिन इस पूरे चंदे का प्रकरण को अगर देखें तो क्या उपयोग किया जाता था और इसके बदले में उन कॉरपोरेट को, उन कंपनियों को चंदा देने वाले व्यक्ति को क्या दिया जाता था, ये सब अंधेरे में था। किसने किस पार्टी को, किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया, कितना दिया और सरकार ने उसको बदले में क्या दिया, अब तक वोटर को, देश के आम जनता को, मतदाताओं को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव जो बिल्कुल किनारे पे होती है, उस समय सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके 5 न्यायाधीशों के बेंच ने जो फैसला दिया, उसके भीतर के इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया जाता है और जो भी चंदा मिला हुआ, जिसने भी दिया है, उसको एसबीआई के जरिए 3 हफ्तों के भीतर जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि जो पीएम मोदी यानी नरेंद्र मोदी ये नारा लगाते थे कि काला धन नहीं चलेगा, इस समय रिश्वतखोरी कुछ नहीं चलेगी, न खाऊंगा न खाने किसी को दूंगा, लेकिन फिर वो चंदा किसने दिया था, उसके बदले में नरेंद्र मोदी जी ने या फिर सत्ता ने कितना कॉन्ट्रैक्ट दिया, कहां कहां फायदा उस कंपनी को पहुंचाया, उस कॉर्पोरेट को पहुंचाया, ये सब कहीं बड़ा खुलासा ना हो जाए। ये बात इसलिए भी क्योंकि अडानी साहब जो होते हैं, जब पीएम मोदी देश में प्रधानमंत्री बने थे उस समय दुनिया के 600 नंबर से ज्यादा पे उनका नाम आता था अरबपतियों में, लेकिन 2022 के अंत तक आते आते अडानी साहब तीसरे नंबर के अरबपति हो गए दुनिया भर के। और ये करिश्मा कैसे हो रहा था, ये जादू कैसे हो गया, ये खेल कैसे हो गया? राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया था बहुत दिन पहले। अडानी गुजरात के तमाम पोर्ट पे काबिज होता है, उन्हीं का हक ये होता है। और दूसरा ये होता है बिजली घर जो होता है वो अडानी के नाम ही होता है। तमाम तरह के एयरपोर्ट्स जो उत्तर प्रदेश का ही अडानी साहब के हवाले होता है, तमाम बिजली घर होता है, तमाम रेलवे स्टेशन जो होता है वो अडानी के नाम पे ऊपर होते हैं। और इतना ही नहीं, अडानी साहब के लिए तो श्रीलंका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक कहते हैं लाल कालीन बिछाई जाती है। और एक अनिल अंबानी का नाम आता है जिन्हें हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, राफेल, जबकि उन्होंने कभी भी हवाई जहाज का पंखा तक नहीं कभी बनाया था। आखिर क्या कारण है कि अनिल अंबानी जैसे बिजनेस घराने को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है? क्या वो चंदा दिए थे? क्या खेल था? क्यों दिया गया? सवाल तो ये भी उठेगा जब मेक इन इंडिया नारे के साथ पीएम मोदी देश के सामने आते हैं, संबोधन करते हैं, संबोधित करते हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाने का जो उनको चाइनीज कंपनी को ठेका दे देते हैं। 2989 करोड़ रुपए की वो सरदार पटेल की मूर्ति बन करके तैयार होती है, वो चाइना के जरिए होती है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भारत देश की कंपनी को नहीं मिलता क्या? जो भी पीएम मोदी और उनका आईटी सेल के लोग, जो राहुल गांधी से लेकर के विपक्ष के तमाम लोगों के, तमाम नेताओं के
के ऊपर आरोप मढ़ते हैं कि वहां से वो चंदा पाते हैं, तमाम एक्टिविस्ट के ऊपर, मीडिया के ऊपर ये सारे आरोप भी लगते रहे हैं कि वो चाइना से पैसा लेते हैं। लेकिन सवाल उठता है, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा जो खेल था, अगर वो एक्सपोज होता, उसके भीतर कोई चाइनीज कंपनियों का अगर नाम आता है, तो पीएम मोदी किससे मुंह छुपाएंगे, किस किस को भी अपना गम सुनाएंगे, देश की जनता को क्या जवाब देंगे? देश की जनता की आंखों में धूल कब तक पीएम मोदी झोंकते रहेंगे? आज भारत देश की जनता ये जानना चाहती है, वो नरेंद्र मोदी जी जो ये कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बाबा रामदेव इतने बड़े अरबपति कैसे बने, अडानी इतने बड़े अरबपति कैसे बन गए, और भारत देश की आम जनता 80-82 करोड़ जनता 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ी होती है। तो किस किस को कहां कहां फायदा पहुंचाया गया। अब वो एक योजना चलती थी, काम के बदले अनाज। क्या इस प्रकार का कोई नया खेल था क्या, कि तुम मुझे चंदा दे दो, मैं तुम्हें नया कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा? और फिर वो भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी होने की दावा करती है, सच में वो दुनिया के सबसे अमीर पार्टी है, सबसे ज्यादा पैसा उस पॉलिटिकल पार्टी के पास है, बीजेपी के पास है। जब चुनाव आता है तो चुनाव चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, कहीं भी छोटे से छोटे बड़े से बड़े गाड़ियों में पैसा पहुंचता है, कई बार पकड़ा भी जाता है, कई बार देश के सामने भी वीडियो आती है। तमाम लोगों के जरिए एक और खबर आती है कि छत्तीसगढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश के भीतर जो चुनाव बीते हैं विधानसभा के, वहां पर लोगों को, मतदाताओं को खरीदा तक गया, उनके वोटिंग राइट्स को जो है कुछ पैसों के बल पे, कुछ पैसों के दम पे खरीदा जाता है। ये सारे जो डेमोक्रेसी को कमजोर करने की जो साजिश होती है, पूरा जो लोकतंत्र है उसको धन तंत्र में बदल दिया जाता है। उस धनतंत्र की उस नस को पकड़ लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने सीधा अपना आदेश जारी कर दिया कि आपको बताना पड़ेगा कि किस किस ने ये चंदा दिया, और 3 हफ्तों का डेडलाइन दिया है। यहां पर पीएम मोदी जो कहा करते थे कि हम भ्रष्टाचारियों को कभी बख्शेंगे ही नहीं, लेकिन 1400-1500 करोड़ रुपए के आरोप वाले अजित पवार सत्ता के भीतर डिप्टी सीएम बना दिए जाते हैं महाराष्ट्र के भीतर। वो प्रफुल्ल पटेल जो होते हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़े घोटाले का आरोप लगा होता है, वो हेमंत बिश्व शर्मा है असम के मुख्यमंत्री, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। हालात ये होती है कि जब तक विपक्ष में वो नेता है तो भ्रष्टाचारी है, या तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल हो जाए या फिर ईडी का सामना कर ले, दो में से कोई एक ही ऑप्शन होता है। अब बहुत सारे कॉर्पोरेट ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे भी हैं जो चंदे के जरिए ही, हालांकि ऐसा नहीं कि चंदा पॉलिटिकल तौर पे पहले नहीं मिलता था, लेकिन पहला इस बात का पता तो कम से कम होता था कि कौन किसको कितना चंदा दे रहा है और सरकार की नीतियों में कितना वो प्रभाव डाल रहा है। लेकिन इस दौर में यहाँ तो सब कुछ छिपा लिया जाता है, कौन किसको दे रहा है, कितना दे रहा है, कैसे दे रहा है, चंदे की रकम कितनी है, कुछ भी नहीं बताया जाता था। आरटीआई के दायरे में नहीं आता ये कहा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया था कि आर्टिकल 29 का /B का उल्लंघन, जो आरटीआई जिस आरटीआई जो उस आर्टिकल के जरिए जिसको बनाया गया था, उसके भीतर ये आरटीआई के अधिकार का सवाल उठता है, और किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार था, आरटीआई के जरिए कुछ भी पूछा जा सकता, और जब सूचना मांगता है कोई व्यक्ति तो उसको कुछ इधर उधर की खबरें दे करके और सूचना देने से इनकार कर दिया जाता है। ये सरकार जो अपने आप को पूरी साफ सुथरा होने की बात करती है, ये भी कहती है कि आरोप लगाए जाए तो फिर इस्तीफे नहीं होते हैं, जबकि यूपीए 2 को समय का अगर देखेंगे तो 2G और 3G स्कैम के भीतर डी राजा सिंह से लेकर के कनीमुनी तमाम लोग जेल के भीतर गए। तो यही पीएम मोदी की सरकार के भीतर वो लोग आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार से कहते ना मुक्त होकर के निकले, वो आरोप सब धुल जाते हैं। पीएम मोदी ने अपने ईडी के जरिए हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, या संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी कई बार नोटिस हुआ, आरोप लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर, वो कई बार अरविंद केजरीवाल कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर शामिल होने का दबाव बनाया जाता है। तो क्या ये खेल होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो भ्रष्टाचारी नहीं है? वो अगर बीजेपी के भीतर आ जाए तो फिर वॉशिंग मशीन में धुल करके
साफ हो जाता है और विपक्ष में अगर वो हो तो फिर भ्रष्टाचारी होता है। लेकिन असल में जो पूरा चंदा, पॉलिटिकल चंदा जो है, सच में ये रिश्वत खोरी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को, ये सारी चीज पता होनी चाहिए देश की जनता को। इसके जरिए सरकार ने जो फायदा पहुंचाया है वो सारी बात भी देश को पता चलना चाहिए। तो चुनाव के समय में जो पीएम मोदी का शिकंजा जो कसा गया डीवाई चंद्रचूड़ साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, और पीएम मोदी जो है कि मंदिर मंदिर जा रहे हैं, तीसरी टर्म के लिए जो छटपटाहट होती है नरेंद्र मोदी जी की, वो चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए और ज्यादा पीएम मोदी की सांसें अटकी हुई नजर आएगी। तो क्या चुनावी बॉन्ड जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है उसके ऊपर जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का डीवाई चंद्रचूड़ साहब के अदालत का, तो क्या बीजेपी को इससे एक बड़ा झटका लग सकता है? पीएम केयर फंड, ये सब भी मामला जिसको आरटीआई के जरिए उसके दायरे में नहीं आने की वजह से पीएम केयर फंड ये कह करके उसके सूचना नहीं दी जाती है। लेकिन अब आरटीआई को जो है मजबूत बनाने के लिए उसको इशारा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कभी भी इसके ऊपर फैसला आ सकता है।